नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका राजधानी लाइव में। बुधवार को शुरू हुई बारिश गुरुवार और उसके बाद भी जारी रहेगी, ऐसा अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में 5 दिन तक भारी बारिश का पूर्वानुमान जाहिर किया है। मौसम विभाग ने कहा कि मैदानी इलाकों में बारिश होगी तो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी, ओलावृष्टि होगी। दिल्ली के आसमान में बादल छाए रहेंगे और बारिश होती रहेगी। भारत मौसम विभाग ने कहा है कि 10 जनवरी तक दिल्ली समेत अन्य मैदानी इलाकों में बारिश का दौर जारी रहेगा। इसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और ठंड से ठिठुरन बढ़ेगी। जम्मू कश्मीर में 8 जनवरी तक बर्फबारी के साथ साथ बारिश का भी मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जाहिर किया है और इससे पहले पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के अलावा उत्तरी राजस्थान एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 6 जनवरी तक हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। 6 जनवरी को दक्षिण राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी हल्की बारिश हो सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से मौसम विभाग ने जो अंदेशा जताया है कि 10 जनवरी तक बारिश हो सकती है और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की भी आशंका जताई गई है, बर्फबारी हो रही है, ऐसे में ठिठुरन बढ़ रही है। दिल्ली के लोगों के, दिल्ली के जनता के क्या हालात हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि लगभग 5 दिनों के लिए बारिश होती रहेगी। यानी कि सीधे सीधे कहें तो 5 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक इसी तरीके का मौसम बना रहेगा। और कहीं ना कहीं दिल्ली की बात करें, दिल्ली के आसपास के एरिया की बात करें तो वहां पर भी लगातार बारिश होती रहेगी, रुक रुक के बारिश होती रहेगी। और यही स्थिति कल भी देखने को मिली। यानी कि लगातार कहीं ना कहीं पूरे दिन बारिश होती रही, जिसकी वजह से लोगों को घरों में रुकना पड़ा। कोरोना काल वैसे ही चल रहा है, लोगों के पास अब काम धंधे नहीं है और बारिश की वजह से घरों में ही रुकना पड़ रहा है। मगर जिस तरीके से बारिश हो रही है उससे कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर होती हुई नजर आ रही हैं। जी राजू, लेकिन जिस तरीके से सबसे बड़ी बात यह है कि जो ठंड बढ़ रही है, ऐसे में दिल्ली की जनता जो कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले तमाम सारे ऐसे लोग हैं, फुटपाथ पे रहने वाले ऐसे लोग हैं, उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत का ये दौर होता है। और ऐसे में अगर दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जाए तो क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं इन लोगों की गुजर बसर के लिए? देखिए, बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से झुग्गी झोपड़ी इलाकों में रहने वालों की, निचले इलाकों में रहने वालों की और जो फुटपाथ पर रहते हैं उनके लिए सबसे बड़ी परेशानियां होती नजर आ रही है। क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है, बारिश बढ़ती जा रही है, तो उससे कहीं ना कहीं उनकी जो दिनचर्या है वो बिल्कुल खराब होती नजर आ रही है। और उसको लेकर कहीं ना कहीं परेशानियां भी खड़ी होती नजर आ रही है। क्योंकि ठंड अपनी तरफ कहर बरपाती नजर आ रही है, बारिश की वजह से और ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। तो दिल्ली सरकार की तरफ से जितने भी रैन बसेरे हैं वो लगभग फुल होते हुए चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली की सरकार को और दिल्ली की जनता को दोनों को परेशानियां होती नजर आ रही है। मगर इसमें कुछ एनजीओ या कहें कुछ संस्थाएं जरूर योगदान देती हुई नजर आ रही है। रात को निकलते हैं, लोगों को कंबल बांटते हैं जो फुटपाथ के किनारे पर रहते हैं। मगर बारिश की वजह से कहीं ना कहीं सर छुपाने की जो जगह होती है वो भी नहीं मिल पाती है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें होती हैं। मगर सरकारें जो जिस तरीके से दावे करती हैं कि गरीब लोगों के लिए काफी व्यवस्था की जा रही है, राशन दिया जा रहा है, रहने सर छुपाने के लिए रैन बसेरे दिए जा रहे हैं, मगर यहाँ पर रैन बसेरे जो है वो दिल्ली सरकार के कम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी राजीव, रैन बसेरे के साथ ही साथ सबसे बड़ी जो सहायक चीज होती है वो अलाव होता है। तो ऐसे में क्योंकि जिम्मेदारी होती है प्रशासनिक अधिकारियों की, प्रशासन की और सरकार की कि वो जगह जगह पर जहां पर रैन बसेरे हैं या जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, मौजूद होते हैं, वहां पर लकड़ियों का प्रबंध करें ताकि वहां पर अलाव जल सके और लोग इस तरीके की जो ठंडी है, ठंड से कहीं ना कहीं बच सके। क्योंकि ऐसे ठंड से बचने के लिए अलाव अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण सहारा होता है कहें तो ऐसी क्या कुछ व्यवस्था है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से बारिश होती जा रही है, ठंड बढ़ती जा रही है, उससे कहीं ना कहीं गरीब लोगों की या फिर कहें जो फुटपाथ पर रहने वाले के लोगों की कहीं ना कहीं परेशानियां
बिल्कुल बढ़ती हुई नजर आ रही है। मगर यहाँ पर बात करें, एक ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा जरूर होता है, मगर वो कहीं ना कहीं सहारा जो है वो अभी भी दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से रैन बसेरों की बात करी जाए, वहां पर भी अलाव का सहारा दिया जाता है, मगर अभी तक जो लकड़ियों का व्यवस्था होनी चाहिए थी वो नहीं मिलती नजर आ रही है। सिर्फ इलेक्ट्रिक की मदद से, यानी कि गर्माहट देने की कोशिश की जानी है, कैसे रूम हीटर लगाए गए हैं, मगर दिल्ली सरकार की तरफ से ये जरूर कदम उठाया गया। मगर जो झुग्गी झोपड़ियों पर रहने वाले लोग हैं, जो सड़कों के किनारे पर रहने पर वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अलाव का सहारा ले रहे हैं, मगर उसके लिए कहीं ना कहीं लकड़ियों की व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से वो कूड़े के ढेर में आग लगा देते हैं, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का स्तर जो है वो भी बढ़ता हुआ नजर आता है। मगर जिस तरीके से अभी ठंड बढ़ रही है, उससे कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही है, और डॉक्टर की तरफ से भी सलाह दी जा रही है कि लोग बाग जो है वो अपने घरों में ही रहे, ताकि मौसम की वजह से जो मार पड़ रही है वो ना बढ़ती नजर आए, और लोगों की जो बीमारियां, जो कैसे दिक्कतें आ रही है, जुकाम की, खांसी की, बुखार की, वो भी कहीं ना कहीं बच सके। मगर लगातार कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर देखने को मिल रही हैं सामने। जी बिल्कुल राजीव तिवारी, लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर हम लोग क्योंकि मौसम का जिक्र कर रहे हैं, दिल्ली के मौसम का जिक्र कर रहे हैं, तो फिलहाल वर्तमान के हालात क्या हैं, ताज़ा हालात दिल्ली के क्या है मौसम के? देखिए, बिल्कुल सही कहा। अगर यहाँ पे बात करें, जिस तरीके से लगातार मौसम विभाग की तरफ से कहा गया कि दिल्ली के अंदर लगातार बारिश होती रहेगी, मगर यहाँ पर अभी भी कल से लगातार रुक रुक के बारिश हो रही है, और थोड़ी थोड़ी बारिश जरूर होती है, जिससे कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों की परेशानियां जरूर बनती नजर आ रही है, और यही परेशानियां 10 जनवरी तक बनी रहने की आशंका जताई जा रही है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए थे दिल्ली से संवाददाता। तो जिस तरीके से लगातार मौसम को लेकर के चेतावनी जताई गई है, मौसम विभाग ने ये कहा है कि लगातार अभी बारिश की हो सकती है। 10 जनवरी तक बारिश की अंदेशा जताई गई है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की आशंका जताई गई है, और इसके साथ ही साथ अब बर्फबारी और बारिश के साथ ही साथ आपको बता दें कि जाहिर तौर पर है ठिठुरन बढ़ने की आशंका भी जताई गई है। ऐसे में लोगों के लिए ये बेहद, उन लोगों के लिए जो झुग्गी झोपड़ी और फुटपाथ पर रहते हैं, उनके लिए एक कठिन दौर माना जा सकता है। ऐसे में सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि इन लोगों का सहारा बने, और इन लोगों के लिए झुग्गी झोपड़ी के साथ ही साथ रैन बसेरों की व्यवस्था की जाए, और वहां पर अलाव की भी व्यवस्था की जाए। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से अभी हमारे संवाददाता राजीव तिवारी बता रहे थे कि अभी दिल्ली प्रशासनिक अधिकारियों, दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तो उधर पीएम मोदी के साथ पंजाब में आज जो हुआ, वो शायद आज आजाद भारत में किसी प्रधानमंत्री के साथ नहीं हुआ था। सड़क पर कुछ प्रदर्शनकारियों ने उनके काफिले को 15 से 20 मिनट तक रोक कर रखा। अब हुआ ये था कि पीएम सुबह करीब 10:30 बजे बठिंडा एयरपोर्ट पहुंच गए थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से उनके कार्यक्रम में देरी हुई, और फिर जब सड़क मार्ग से जाने का फैसला हुआ तो प्रदर्शनकारियों ने दोपहर 2 बजे के करीब उनका काफिला रोक दिया। और इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता अमित कुमार ने भाजपा नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल से खास बातचीत की है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब में एक रैली करने आ रहे थे, पर उस रैली तक उनको पहुंचने नहीं दिया गया। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्हें उन्हें वापस भटिंडा एयरपोर्ट जाना पड़ा। पर जाते जाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बात बोल गए कि सीएम को धन्यवाद देना कि मैं सुरक्षित वापस पहुंच चुका हूं। तो क्या उन्हें अपनी जान का खतरा लग रहा था? क्योंकि एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि पूरे देश के प्रधानमंत्री, और क्या वो एक स्टेट में खुद को सेफ नहीं महसूस करें? हमारे साथ हरजीत ग्रेवाल है। ग्रेवाल साहब, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे गए, तो क्या उन्हें पंजाब में डर लग रहा था जो ये स्टेटमेंट दे गए, कि या उनको ऐसा महसूस हुआ कि पंजाब अब सेफ नहीं है? पंजाब की जो सरकार है, जिस तरह का उसका व्यवहार है, जैसे उसने राजनीतिक सरकारी आतंकवाद फैलाया पंजाब में, कांग्रेस की जिस तरह की पॉलिसी रही है, सत्ता में आने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ये एक बोल के गए हैं, और जिस तरह से उनका रास्ता रोका गया, जिस तरह से इन्होंने खुद रुकवाया, मैं ये कहता हूँ सीधा, किसकी ताकत है ऐसे प्रधानमंत्री का रास्ता रुक जाए? किसकी ताकत है ये सब हो जाए और प्रॉपर इंतज़ाम ना हो? तो कोई प्रधानमंत्री पहली बार तो कहीं जा नहीं रहे, कहीं भी देश में ऐसा नहीं होता। डिस्टर्ब स्टेट भी 1-2 हैं जिनमें नहीं होता, यहाँ कैसे हो गया?
गिरिराज साहब, खुद मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोलते हैं कि उनके रूट पे तो हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं था, कि एसजीपीसी खुद एक हफ्ते से यहाँ से आई हुई थी और उन्होंने खुद ही सब कुछ सारे रूट प्लान्स खुद तैयार किए, फोर्स खुद सेट की, यहाँ तक ये भी कह रहे कि जो उनके साथ बैठेगा ये भी खुद उनकी तरफ से ही डिसाइड हो, तो इसमें हमारा कोई ऑप्शन ही नहीं था। बस हमसे बस ये पूछा गया था कि कहाँ पे हम, मतलब कि कहाँ कहाँ पे क्या होगा, एक हल्की सी इनपुट ली गई थी, पर बाकी सब कुछ खुद, अगर हम कहें प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी ने डिसाइड किया था, तो फिर हम कैसे ये कह सकते हैं कि गलती पंजाब सरकार की? क्या बात कर रहे हो? हमारी बसें तोड़ी गई, हमारी गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, कार्यकर्ताओं को मारा गया, उनको जख्मी किया गया, और वहाँ कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस खड़ी है, कोई कार्रवाई नहीं की। ये चीफ मिनिस्टर की हिदायत पे नहीं हुआ, गृह मंत्री की हिदायत पे नहीं हुआ, तो फिर प्रधानमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार, और ये जो हुआ इसके लिए डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी ये रिस्पॉन्सिबल है, और पंजाब सरकार रिस्पॉन्सिबल है पूरी तरह। ये कांग्रेस ने करवाया। गिरिराज साहब, मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ये भी कहते हुए नजर आए कि सिंपल प्रोटेस्टर्स थे, उनसे कोई खतरा नहीं था, कि हमने उनको बाकायदा रिकमेंड किया कि आप कोई और रूट ले लें, पर उन्होंने वापस जाना वाजिब समझा, सिक्योरिटी ने जो डिसीजन लिया। पर सवाल यह था कि कई रूट्स होते हैं, तो फिर वापस जाना ही क्यों डिसाइड किया गया? वो आगे भी जा सकते थे, पर जाते इनडायरेक्टली, क्योंकि ये बोल गए कि उधर जहाँ पे रैली करनी थी वो रैली की स्टेज खाली थी, शायद इसलिए प्रधानमंत्री वापस मुड़ गए। सैनी वाला में तो कोई वर्कर नहीं चाहिए थे, कोई लोग नहीं चाहिए थे ना, तो सैनी वाला में तो श्रद्धा ही अर्पित करनी थी। तो वहाँ ये क्या मजाक की बातें कर रहे हैं चरणजीत चन्नी? इनको समझ नहीं है कि प्रधानमंत्री के बारे में कैसी चर्चा की जाती है? इस तरह की बातें ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ज़रूर। और ये तो मुख्यमंत्री होने के काबिल ही नहीं है, ये प्रशासन नहीं चला सकते, पंजाब में शांति कायम नहीं रख सकते, इनकी ड्यूटी नहीं है, ये इनकी जिम्मेदारी नहीं है। तो ये सब जानबूझ के करवा रहे हैं, आज सत्ता हथियाने के लिए करवा रहे हैं। अब सत्ता नहीं आएगी इनके पास। गिरिराज साहब, वो ये भी बोलते हुए नजर आए कि प्रोटेस्ट चल रहे थे, पीसफुली तरीके से हम कम्युनिकेट कर रहे थे, उन्हें हटा रहे थे, क्योंकि पिछली कल देर रात से वो लगे हुए थे कि रूट्स खाली रहे, कि कम्युनिकेट किया जाए कि जो भी किसान प्रोटेस्टर्स पीसफुली बैठे थे, कि वो प्रोटेस्ट करने के लिए बैठे थे, उनसे कोई खतरा नहीं था। ये जो गारंटी दे रहे हैं तो इनके ही लोग थे ना। मुझे किसान लीडरों ने फ़ोन करके कहा कि गरेवाल साहब ये कांग्रेस के ही लोग थे, ये गारंटी तो अपने लोगों की दे रहे हैं ना, ये गुंडे इन्होंने बिठा रखे थे, किसान नहीं थे वो। और ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये ठीक नहीं है। ये जब इनकी इंटेरोगेशन हो जाएगी, मुख्यमंत्री की भी हो जाती है, तो सब कुछ उगल देंगे। तो गिरिराज साहब, पंजाब बीजेपी की तरफ से अब क्या एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का एक तरह से अपमान भी देख सकते हैं, या फिर एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच तो हम देख ही सकते हैं, क्योंकि कई वीडियो सामने आए हैं, या आपके खुद के एक वर्कर ने एक वीडियो दिखाते नजर आए कि प्रोटोकॉल ब्रीच हो रहे हैं, कि उनकी गाड़ी खड़ी है, उनके साथ से ही सीएम का प्रधानमंत्री का काफिला निकल रहा है। कल गवर्नर साहब को मिल रहे हैं, मेमोरेंडम दे रहे हैं हमारी लीडरशिप, तो वो हो लेने दो, सब ठीक रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ हरजीत गिराल, जिन्होंने बोला कि जो बनती कार्रवाई है वो करवाई जाएगी। चंडीगढ़ से अमित कुमार, ANV न्यूज़। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन सीधे लाइव अमित कुमार जुड़ चुके हैं, चंडीगढ़ से संवाददाता। अमित, जिस तरीके से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली होनी थी, जो उसके बाद जिस तरीके से रैली में उनके पहुंचने पे बाधा पैदा हुई, अब राजनीति कहीं ना कहीं गर्माती जा रही है पंजाब के साथ ही साथ। अगर ये कहें कि चलिए संपर्क नहीं हो पा रहा, फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई खतरा नहीं था। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें कही हैं, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से किसानों में रोष था, किसानों ने उनका रास्ता रोका, लेकिन किसानों के ऊपर हम लाठी और डंडे नहीं चला सकते हैं। और सुरक्षा में चूक पर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ये सफाई दी है और साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में कोई चूक नहीं, कोई खतरा नहीं था उन्हें, क्योंकि जिस तरीके से पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा था, जो पंजाब के अधिकारी थे, जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि पंजाब के अधिकारियों से उन्होंने कहा था कि अपने मुख्यमंत्री से कहना कि वो भटिंडा तक वापस जिंदा लौट पाए हैं, इसके लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद। और ये तंज था जो कि सूत्रों के हवाले से ये बात सामने आई है। ऐसे में मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने खुद कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं थी, दरअसल कोई खतरा नहीं था पीएम मोदी को। ये किसान थे और किसान अपना विरोध प्रकट कर रहे थे, रोष प्रकट कर रहे थे, और वो इन किसानों पर लाठी और डंडे नहीं चलवा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के
पंजाब दौरे को लेकर के जिस तरीके से जो घटना सामने आई है, अब पूरे देश में सियासत गर्माती नजर आ रही है। और एक बार फिर से हमारे साथ चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से अब सियासत गर्माती नजर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर के, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता आज राज्यपाल से मुलाकात करने की बात कह रहे थे। जिस तरीके से अभी आपने बात की भारतीय जनता पार्टी के नेता से, वो कह रहे थे साफ तौर पर, तो ऐसे में और क्या कुछ अपडेट है? देखिए, उन्होंने आज 11 बजे वो सीधे तौर पे पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित से मिलने जाएंगे और सीधे तौर पे कल जितनी बड़ी सिक्योरिटी लैप्स हुई है उसके ऊपर वो बात करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉन्वॉय को एक फ्लाईओवर के ऊपर 20 मिनट तक रोक के रखा गया। ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स था। आप देख सकते हैं कि कई वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि गाड़ियां उनके बिल्कुल पास से निकल रही हैं। जो अगर कॉन्वॉय को वापस मुड़ के जाना पड़ रहा है, ये एक बहुत बड़ा इशू नजर आ रहा है। खुद अगर हम कहें कि एमएचए की तरफ से भी जवाब मांग लिया गया है पंजाब सरकार की तरफ से कि आखिर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कौन जिम्मेदार है और इसके लिए क्या काम, अगर हम कहेंगे कौन से एक्शन, स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा रहे हैं सीधे तौर पे, क्योंकि एक मेजर सिक्योरिटी लैप्स था तो उसके ऊपर जवाबदेही सीधे तौर पे मांगी जा रही है। कल जब मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी से पूछा गया था कि क्या किसी की जवाबदेही बनती है, तो उन्होंने बोल दिया कि एज सच किसी की जवाबदेही नहीं बन रही है। हाँ, रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। तो बोल दिया कि एज सच किसी भी तरह का सिक्योरिटी लैप नहीं था। खुद कुछ किसान थे जो बिल्कुल अचानक से सड़क के ऊपर आके बैठ गए थे और एक पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। हम चाहते तो उन्हें लाठियों के सहारे या अगर हम कहें लाठी चार्ज करके हटा सकते थे, तो पीसफुली हटाना चाहते थे ताकि पंजाब में किसानों को बुरा ना लगे। पर इसमें ही वही जब बात की गई थी कि प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी कन्वॉय को एक चीज कन्वे की गई कि आप कोई दूसरा रूट ले लें, तो उसमें उन्होंने कोई दूसरा रूट लेने की जगह वापस जाना सही समझा दीजिए। ऑफ कोर्स सिक्योरिटी का डिसीजन था कि सिक्योरिटी ने क्या सोच के वापस जाने डिसीजन लिया, पर ये बात अब तक क्लियर हो चुकी है। 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर पे वो फंसे हुए थे, ये एक मेजर कंसर्न था और इसको लेकर शायद वापसी उन्होंने अपना वापस जाने का डिसीजन किया। पर जाते आते जो प्रधानमंत्री एक स्टेटमेंट दे गए थे, वो पंजाब के लिए एक बहुत ही चिंताजनक इमेज पूरे भारत के लिए और हम कहेंगे इंटरनेशनल स्टेज के लिए भी छोड़ गई है कि क्या खुद भारत का प्रधानमंत्री अपने ही एक देश, अपने देश के ही एक स्टेट में सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। ये एक बहुत ही नेगेटिव मैसेज वो देके गए। पर और वहीं उसी कड़ी में आज अगर हम कहें पंजाब बीजेपी के सभी सीनियर नेता गवर्नर से मिलेंगे और गवर्नर से अलग अलग अपने हम कह सकते हैं कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की मांग कर सकते हैं, क्योंकि आप कल देखें तो खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह हो गया, वो ऑलरेडी एक डिमांड रख चुके हैं कि पंजाब सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। वही अगर हम सीधे तौर पे कहें, खुद हरियाणा मुख्यमंत्री उन्होंने भी सीधे तौर पे कह दिया कि जो कल हुआ वो इंसिडेंट नहीं होना चाहिए था और वो खुद राष्ट्रपति से मिलकर पंजाब सरकार को बर्खास्त या निलंबित करने की बात रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पंजाब सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ी जवाबदेही बन चुकी है, क्योंकि एक मेजर सिक्योरिटी लैप्स हमें ये कंसिडर की जरूर होते हुआ नजर आया है। अब इसका देखना होगा इसका पंजाब सरकार ऑफिशियल क्या जवाब देती है, क्योंकि कल जो स्टेटमेंट मिले हैं, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी के द्वारा, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि सिक्योरिटी लैप्स नहीं था। सीएम की सिक्योरिटी एज सच कभी भी थ्रेट में नहीं थी, वो कभी भी किसी पर थ्रेट में नहीं थे। जो प्रोटेस्टर्स थे वो वही पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनसे कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई खतरा नहीं था। पर सवाल ये था कि फिर भी प्रधानमंत्री अगर हम कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कॉन्वॉय है वो जरूर 20 मिनट तक खड़ा रहा और ये भी एक चिंता का विषय था, क्योंकि आखिर उनका रूट प्लान, जो उनके रूट्स होते हैं वो पूरी तरह फिक्स होते हैं और हर एक रूट पे अगर हम कह सकते हैं कि फोर्स तैनात की जाती है, तो ऐसे में उनका रूट ब्लॉक होना ही एक बहुत बड़ा चिंता का विषय था। जी अमित, सबसे बड़ी बात, लेकिन जिस तरीके से कल की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा था कि किसानों ने पूरा रास्ता रोक रखा था और ऐसे में जो मांग की जा रही थी कि डीजीपी के ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि डीजीपी से पहले बात की गई कि इस रूट से हमें जाना है, एसपीजी ने बात की और जब ये हरी झंडी मिल गई कि हाँ ये रूट क्लियर है, उसके बाद उस रूट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रवाना हुआ। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से जो मामला सामने आया कि 20 मिनट एक लंबा समय होता है, प्रधानमंत्री 20 मिनट किसी रोड पर खड़े रहें, उनका एक एक मिनट कितना कीमती होता है ये सभी जानते हैं, देश का हर नागरिक जानता है। ऐसे में क्या डीजीपी के ऊपर जो कार्रवाई की मांग की जा रही थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अभी तक पंजाब सरकार की तरफ से कोई ऐसी बात कही जा रही है डीजीपी को लेकर के? जी नहीं, अभी तक डीजीपी को कार्रवाई को लेकर अभी तक कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है।
क्योंकि कल हम सही तौर पे कल ये सवाल पूछा गया था, कई अटकलें सामने आ रही थी कि एसएसपी फिरोजपुर को सस्पेंड करने की बात सामने आ रही थी, तो उसके ऊपर अगर हम क्या मुख्यमंत्री चंद्र चन्नी ने क्लियर कर दिया कि सच किसी पे कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हाँ, जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि जब डीजीपी पंजाब से ग्राउंड क्लियरेंस मांगी गई थी, क्या ये रूट खुला हुआ है, इसके ऊपर उन्होंने सीधे तौर पर जवाब नहीं मिला था। ये उनसे बार बार ये सवाल पूछा गया था कि क्या ग्राउंड क्लियरेंस दी गई थी, क्या गो हेड दिया गया था कि वो इस रूट का इस्तेमाल कर ले, क्योंकि हमेशा ही जब भी प्रधानमंत्री कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं तो मल्टीपल रूट सेट किए जाते हैं। इसके ऊपर वो बार बार बोलते हुए मुख्यमंत्री ये बोलते हुए नजर आए कि एसपीजी खुद से ही अपने रूट डिसाइड करती है, खुद ही सिक्योरिटी अरेंजमेंट देखती है, और यहाँ तक कि ये भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कौन कहाँ किस सीट पे बैठेगा ये भी हम कहें कि एसपीजी डिसाइड करती है। और ऐसे में फाइनली एक औपचारिक तौर पे परमिशन ली जाती है कि किस रूट का प्रेफरेंस किया जाए। खुद अगर हम कहें कि मुख्यमंत्री चंद्रजीत चन्नी ये कहते नजर आए कि हमें जो पहले जो रोड मैप दिया गया था या फिर जो रूट प्लान दिया गया उसमें हवाई हेलीकॉप्टर से यात्रा की बात की गई थी, पर क्योंकि कल मौसम खराब था, जैसी जानकारी मिल रही है, मौसम में पहले कई 20 मिनट तक खुद बठिंडा एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर को ही ले जाने के लिए कोशिश की गई थी, पर मौसम नहीं सुधरा, तो उसके बाद फाइनली रोड बाय रोड जाने की रोड निकला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉन्वॉय। पर उस कॉन्वॉय के निकलने से पहले भी परमिशन ली गई थी, पर अब सवाल ये उठता है कि जब एसजीपीसी ने कम्युनिकेट किया तो किसके थ्रू कम्युनिकेट किया, आखिर कहाँ चूक रह गई, क्योंकि ये एक लैब्स है। अब ये एक देखना होगा कि इसकी जवाबदेही किसकी बनती है। पंजाब सरकार अभी भी किसी को भी रिस्पॉन्सिबल बनाने से बच रही है, पर खुद अगर हम कहें कि एमएचए की तरफ से जवाब मांग लिया, तलब कर दिया गया है और सीधे तौर पर उनसे पूछा गया कि आखिर किसके चलते ये घटना घटी है, और साफ तौर पर है कहीं ना कहीं किसी न किसी को जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए, अमित हमारे साथ जुड़े हुए थे। और अब रुक करेंगे अगली खबर का। कोरोना संक्रमण के चलते बिगड़ रहे महाराष्ट्र में हालात। मुंबई में 24 घंटे में 15,166 नए कोरोना संक्रमण मरीज पाए गए हैं। मुंबई से गई गोवा की क्रूज में संक्रमण बड़ी संख्या में पाए गए हैं, जिसे लेकर महाराष्ट्र सरकार की चिंता पूरी तरह से बढ़ चुकी है। कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर मौजूद और 143 यात्रियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मंगलवार को इनका आरटीपीसीआर टेस्ट किया गया था। बुधवार शाम को इनकी रिपोर्ट आई जो कि पॉजिटिव थी, और ये उन 66 यात्रियों के अलावा हैं जिनका परीक्षण 1 जनवरी को किया गया था। जहाज पर अब तक कुल 209 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जहाज के मुंबई पहुंचने के बाद बीएमसी ने अपनी आरटीपीसीआर परीक्षणों के लिए 1827 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के नमूने लिए। तो वहीं बीएमसी ने परीक्षण करने के लिए 2 निजी प्रयोगशालाओं को नियुक्त किया था और नमूने बुधवार सुबह 5:30 बजे के बाद जांच के लिए भेजे गए थे। बुधवार शाम को जो रिपोर्ट आई उसमें 143 पॉजिटिव पाए गए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सीधे लाइव मुरारी सिंह जुड़ चुके हैं, संवाददाता मुंबई से। मुरारी सिंह, जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं और अब इस क्रूज का जो मामला सामने आया है, 143 लोग और कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, ऐसे में क्या कुछ हालत है मुंबई के अभी? योगेश, देखिए, अगर मुंबई की बात करें तो हालात बिगड़ चुके हैं। महज 24 घंटे में 15,166 कोरोना संक्रमण मरीज पाए गए हैं। कहीं से कोई राहत नहीं है। लगातार दुगना तिगुना जो बढ़ोतरी हो रही है, उसे लेकर के महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार ने कल आनंद फानन में एक बड़ी बैठक बुलाई थी और उन्होंने कहा था कि नियम सख्त किए जाएंगे और लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि कैसी सावधानी बरती जा रही है। उसके अंदर 2000 लोग जाते हैं और उनमें एक के बाद एक कुल 209 लोग संक्रमित होते हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि 209 लोग जिन जिन लोगों के संपर्क में आए होंगे, तो इससे संक्रमण की चेन कितनी फैली होगी। हालांकि सरकार लगातार प्रयत्न कर रही है, लेकिन कहीं से कोई दबाव नहीं बन रहा है और यही वजह है कि जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। जी योगेश। मुरारी, बढ़ते हुए मामलों को अगर देखा जाए तो चिंता बढ़ाने वाले मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में क्या मुंबई सरकार, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोई बड़े कदम उठाए जा सकते हैं? क्योंकि जो प्रतिबंध लगे हैं, ऐसे में लग नहीं रहा है कि नियंत्रण कोरोना पर पाया जा सकता है महाराष्ट्र में। अगर नियंत्रण नहीं पाया गया तो स्थिति एक बार फिर से भयावह हो सकती है, क्योंकि अभी ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं, हम लोगों ने देखे हैं कि किस तरीके की स्थिति पैदा हो गई थी। लोगों के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, बेड नहीं मिल रहे थे, लोग एक दूसरे के साथ जो जिनके पेशेंट थे घरों में
में पेशेंट थे वो मिलने से कतराते नजर आ रहे थे, किस तरीके से लाशों का अंबार लग गया था। तो ऐसे में क्या महाराष्ट्र सरकार एक बार फिर से कोई कड़ा कदम उठा सकती है, पूर्ण लॉकडाउन लगा सकती है? क्योंकि ऐसे में अभी चैन रुकती हुई नजर आ नहीं रही है। देखिए योगेश, जिस तरीके से मुंबई की जो मेयर किशोरी पेंडेकर है, उनका भी संकेत यही है कि अगर 20,000 से ज्यादा केस आते हैं तो लॉकडाउन के सिवाय पर्याय नहीं है। लेकिन जो नियम अब तक लगाए गए हैं वो नियम कहीं न कहीं सही तरीके से फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। भीड़ भाड़ के जो इलाके हैं उसी तरीके से देखे जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का मामला हो या मास्क का मामला हो, हर जगह पर लापरवाही देखी जा रही है। अगर नियम कड़क होते और कड़क प्रतिबंध लगाए गए होते तो शायद इस तरीके के हालात नहीं होते। अभी भी वक्त है, अगर महाराष्ट्र सरकार गंभीरता लेती और इन नियमों को सही तरीके से अमल कराती। आप अब देख सकते होंगे कि मुंबई का चाहे दादर मार्केट हो या मुंबई का वासी मार्केट हो या फिर लोकल मार्केट हो, हर जगह पर भीड़ उसी तरीके से लगती है। सावधानी के नाम पर सिर्फ कर्मचारी तैनात किए गए हैं जो जुर्माना वसूल रहे हैं। अब ऐसी स्थिति अगर लगातार बनती गई तो हालात कैसे होंगे, इसका अंदाजा पिछली 2 बार की लहर में देखा गया है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम सारी जानकारी देने के लिए मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे मुंबई से संवाददाता। तो लगातार मुंबई में और महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब कॉर्डेलिया क्रूज पर कोरोना का कहर देखने को मिला है। दरअसल जिस तरीके से लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं, अगर क्रूज का जिक्र करें तो 143 और यात्रियों को कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और अगर पूरे मुंबई का जिक्र करें, शहर भर में 15,000 से ज़्यादा संक्रमित मामले नए मामले आ चुके हैं। और ऐसे में अगर 20,000 से ज़्यादा मामले आते हैं तो जाहिर तौर पर है लॉकडाउन के लगाने के लिए संकेत दे दिए गए हैं महाराष्ट्र में। अगर ऐसी हालात स्थिति होती है तो महाराष्ट्र में लगातार मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं, कोरोना का कहर बरपता नजर आ रहा है, लेकिन लोगों में जागरूकता बढ़ती नजर कहीं नहीं आ रही है। लोगों की लापरवाहियों के चलते एक बार फिर से कोरोना का जो ग्राफ है वो शिखर पर पहुंचता नजर आ रहा है। राजधानी लाइव में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ।